बिहार में 6 से 8 जिसको हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती कहते हैं, उसकी तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, यदि आप लोगों ने 6 से 8 की जो टीचर भर्ती है उसका फॉर्म भरा है तो उसमें 30 नंबरों का आपका भाषा आएगा, 40 नंबरों का सामान्य अध्ययन आएगा और 80 नंबरों का आपका एसएसटी आएगा, जिसमें आपका पूरा सामाजिक विज्ञान शामिल रहेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके टोटल 80 प्रश्नों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और रोज इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट हम लोग लेकर आपके लिए लाएंगे और आप इसको जरूर देखिए। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस हिसाब से चल रही है। देखिए भैया, समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है और जितना समय बचा हुआ है उतना सबके लिए समय बचा हुआ है। पेपर आपका खतरनाक ही आएगा, ये तो आपको पता ही है। तो मेरिट कम ही जाएगी, बहुत ज़्यादा मेरिट जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना भी समय आपके पास है उसका सदुपयोग करिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना भी पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश करिए। आपको पता है बीपीएससी आपका जो पेपर लेगा वो 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपका पेपर ले लेगा, इसलिए आपके पास बिल्कुल भी सही समय नहीं है। जो भी समय है पढ़िए और ज़्यादा परेशान रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे तो जो दूसरे अभ्यर्थी हैं वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, सबके लिए एक जैसा ही समय है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट आज का अपना पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भैया किसमें कितना है दम। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अच्छा, एक काम और करना, हम यहाँ पर डिटेल में किसी प्रश्न की व्याख्या नहीं करेंगे, पूरे 80 प्रश्न सॉल्व करना है, इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप क्या करिए कि इसको सिर्फ देखिए और देखने के बाद जो आपके पास कॉपी एक और पेन लेकर बैठे रहिए, उसमें टिक लगाते रहिए, फिर बाद में बताइएगा कि 80 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में नागर शैली से बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, उसमें सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था कि मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती हैं, उसमें से आज एक शैली का नाम दिया गया है नागर शैली, और इससे जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है वो महाबोधि मंदिर है। ठीक है, तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न में है, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब किया गया। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सती प्रथा का अंत तो हुआ था 1829 में, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने किया था। तो ये राजा राम मोहन रॉय का प्रयास था, लेकिन उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो हैं विलियम बेटिक। तो विलियम बेटिक का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजा राम मोहन रॉय इसके आंदोलन चला रहे थे इसके लिए, तो राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेटिक, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। 1829। ठीक है, तो हमें प्रश्नों पर डिस्कशन नहीं करना है, इसलिए फटाफट अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप लोग एक रफ कॉपी लीजिए और पेन लीजिए, क्या करिए उसमें ABC लिखते रहिए, कितने आपके सही हो रहे हैं वो फिर बाद में पता चल जाएगा। इस प्रकार आप अपना आकलन लगा सकते हैं कि टोटल 80 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। तो मंगल पांडे जो भाई साहब थे वो कहाँ से संबंधित थे, सबको पता है, ये बैरकपुर से संबंधित थे। आपका विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था। तो जो भूमि का मालिक होता था वो स्वाभाविक सी बात है राजा होता था। राजा के अंतर्गत जितनी भी भूमि रहती थी राजा ही उसका मालिक होता था। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन है, इनका तो नाम आपको भूलना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जो नाम है वो है मिनांडर। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी शासक जो इनमें नाम दिया गया है, कनिष्क, पुष्यमित्र, शुंग और चंद्रगुप्त, ये तो भारतीय ही थे। तो यहाँ पर आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगले प्रश्न में लिखा गया है, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था। तो छठे नंबर के प्रश्न में राजा भूमि की उपज का जो है वो छठा यानी कि 1/6 हिस्सा प्राप्त करता था। ठीक है, 7वें नंबर पर चलते हैं, चावल उगाने के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो चावल के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं, पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। अगले प्रश्न में आपके 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला पढ़ते हैं,
चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। ये 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। ये तो बिल्कुल सही बात लिखी गई है यहाँ पर। दूसरा लिखा गया है इन्होंने कृष्ण और राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। ये भी बात बिल्कुल सही लिखी गई है। इस प्रकार दोनों बातें सही हैं, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। कुल मिला के विकल्प सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। ठीक, चलो भाई। अच्छा, परेशान बिल्कुल नहीं होना भाई, परेशान बिल्कुल नहीं होना, सबके लिए समय बराबर है। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर इतने कम समय में तैयारी कैसे करें, तो भैया जो समय है वो सबके लिए है। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए 120 नंबर का जो मेरिट बनेगी आपकी, 120 नंबर में आपकी मेरिट बननी है तो 120 नंबर की ही तैयारी करना है आपको। तो इसमें से अगर आपके 60 नंबर और 70 नंबर भी आ जाते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। वैसे उम्मीद है कम से कम 70 प्लस नंबर लाने की कोशिश करिए, लेकिन 70 नंबर तक आप पहुंच जाते हैं, 70-72, तो आपका काम बन जाएगा। 120 में से 120 नंबर कोई नहीं ला पाएगा। ठीक है, तो अच्छा, इस तैयारी कैसे करें इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, तो यहाँ पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। गौड़ जनजाति का प्रश्न फटाफट पढ़िए। देखो, प्रैक्टिस सेट लगाने का यही तरीका होता है कि आप सामने हैं, आप प्रश्न को फटाफट पढ़िए, जो भी विकल्प आपको सही लग रहा हो उसको कॉपी पर टिक कर लीजिए। एक कॉपी पे पहले से लिख लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 इस प्रकार 80 गिनती तक लिख लीजिए। फिर जैसे कि 9वां प्रश्न है, 9वें में आपको मान लीजिए बी सही लग रहा है तो बी लिख लीजिए। फिर बाद में क्या करिए कि हम जो बता रहे हैं उसी हिसाब से आप चेक करिए और फिर देखिए कि भैया हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। ये होता है प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका। इसी प्रकार से हम लोग भी अपना प्रैक्टिस सेट लगाते थे जब हम लोगों ने सुपर टैट का पेपर दिया था उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान समय में आप अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ही छोटे भाई बहन हैं, और हम सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत। तो इसमें जो डी वाला विकल्प लिखा गया है, इसमें क्या क्या लिखा गया है। अकबर के शासनकाल में गढ़कंटका के गोंड राज्य में 7000 गांव थे, बिल्कुल सही। बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज में परिवर्तन हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। और गढ़कंटका के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की, ये भी सही है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका विकल्प डी, यानी सभी सही हैं, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चोल काल में एक शहर है जिसका नाम है उरेयूर, तो ये क्यों फेमस था। तो ये भैया यहाँ पर सूती कपड़े का बहुत अच्छा उत्पादन होता था, सूती कपड़े बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए जाते थे, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए उरेयूर प्रसिद्ध हुआ करता था। जब्त क्या होता है, जब्त मतलब जैसे किसी का सामान जब्त कर लेना, ये सब बातें होते ना, तो वहाँ पर एक जब्त शब्द है, उसका क्या मतलब है, ये इतिहास का प्रश्न है और मध्यकालीन भारत की यहाँ पर बात हो रही है। तो जब्त का मतलब होता है जो आप फसल उगाते हैं उसमें कितना हिस्सा आप दे रहे हैं, यानी राजस्व कितनी प्राप्त हो रहा है, उससे मतलब होता है। तो फसल से राजस्व को लेना ही आपका जब्त व्यवस्था कहलाती थी। ठीक है, ये मुगल काल की यहाँ पर बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। चोल शासक राजराज प्रथम के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, ये 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए फटाफट इसको हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, तो इसे सबसे शक्तिशाली चोल राजा माना जाता है, बिल्कुल सही। यह 1885 में राजा के पद पर आसीन हुए थे, ये वाला सही नहीं है। और तीसरे नंबर में लिखे हैं उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, यानी कि आपका विकल्प भी यहाँ पर सही है। ठीक, चलो 13 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको जोड़ा मिलाना है, तो पहले जोड़ा मिला लेते हैं और बाद में हम लोग विकल्पों को बाद में देखेंगे। तो 13 नंबर में है जो पहला ए वाला विकल्प है, उसमें लिखा है गिवलाम द लिस्ले का मानचित्र, ये कब आया था भैया, तो ये है ये बात हो रही है 1720 की। जियाउद्दीन बर्नी का पहला जो लेख आया था वो कब आया था, तो जियाउद्दीन बर्नी का जो पहला आया था वो 1356 में आया था। ठीक है, अल इंद्रीसी का मानचित्र सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था, तो 1154 में प्रकाशित हुआ था। और एक बचा है तो जो अमीर खुसरो का भाषा तथा क्षेत्र पर विचार जो आया था वो 1318 में आया था। तो कुल मिला के आपका जो जोड़ा बन रहा है वो जोड़ा कौन सा बन रहा है, 4 और फिर 3 और 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये आपका जोड़ा बन रहा है 4 3 2 1। ये आपकी किस में है, तो ये आपके विकल्प डी में है। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। रेशम मार्ग के संदर्भ में आपके 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको बताना है।
चीन के लोग रेशमी कपड़े अपने साथ लेकर दूर दूर स्थानों पर यात्रा करते थे। बिल्कुल ये जो यहाँ पर लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। जिन मार्गों से ये लोग यात्रा करते थे वह मार्ग रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो जाता था। यह भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के दोनों सही है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। संघ में प्रवेश लेने वाले निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं? तो संघ का मतलब होता है यहाँ पर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कौन कौन प्रवेश ले सकते थे? तो 15 नंबर में आपका क्या सही रहेगा? देखिए, बौद्ध धर्म में व्यापारी भी शामिल हैं, क्षत्रिय भी आते थे, दास भी आते थे, ब्राह्मण भी शामिल होते हैं और गणिकाएँ भी होती हैं। अच्छा, ये 9 बौद्ध जो अभी नए नए बौद्ध बन रहे हैं उनमें और जो पुराने बौद्ध हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। ठीक है, तो अभी तो आप देख रहे हैं बहुत कहानी इसमें गलती ही चल रही है। अब उसकी चर्चा यहाँ करने से क्या फ़ायदा। तो कुल मिला के उपयुक्त डी विकल्प आपका उपयुक्त सभी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल के लोगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता था? तो वैदिक काल का जो वर्गीकरण होता था वो किस आधार पर होता था ये आपको बताना है। और यहाँ पर 5 आपके प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर वर्गीकरण कार्य के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, परिवार के आधार पर और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर, यानी कुल मिला के यहाँ पर पाँचों आपका सही है। ये पाँचों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था। तो कुल मिला के 16 नंबर में आपका उपयुक्त सभी जो विकल्प है वह विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न में भी आपका दिया गया है 2 कथन, इनमें से कौन सा सही है इस पर हमें विचार करना है। तो 17 नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं। स्नानागार के चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। स्नानागार में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। तो ये जो कथन है चारों तरफ से सीढ़ियां नहीं थी। ठीक है, आगे स्नानागार के तीनों ओर कमरे बनाए गए थे, तो यह भी गलत है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारा ना तो एक सही उत्तर का ना तो एक सही है ना तो मतलब दूसरा सही है। पहला दूसरा दोनों गलत हैं। तो कुल मिला के ना तो एक और ना ही 2, ये दूसरा वाला डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न भी इसी प्रकार। अच्छा, घबराना बिल्कुल नहीं है। कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे पेपर में जिसको देख के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। मतलब आपने पढ़ा नहीं होगा कि इसको कभी जीवन में किसी किताब में पढ़ा नहीं होगा। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हर परिस्थिति के लिए अपने आप को मजबूत करके चलना है। पीसीएस लेवल की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है, समय कम है। जो भी पढ़ सकते हैं पढ़िए और उसी में अपना पेपर अच्छे से निपटाइए। चलिए, तो ये कथन आपने पढ़ लिया होगा। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। ये समूचा वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाया था। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। गर्तावास कहाँ पर होता है? वो जम्मू कश्मीर की यहाँ बात हो रही है। गर्तावास मुख्य उपयोग ठंड के मौसम में सुरक्षित आवास के लिए होता था। ये भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के दोनों सही हैं। और यहाँ पर आपका विकल्प दोनों वाला विकल्प सी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा 18 नंबर के प्रश्न में। 19 नंबर का प्रश्न भी हमारा इसी प्रकार का प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुरातत्व स्थल हैं जो पुरापाषाणिक काल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कौन कौन से हैं भैया? तो भीमबेटका है, बिल्कुल सही, ये होता है पुरापाषाण काल में। इमाम गांव है, ये भी सही है। और कुरनूल गुफा है, ये भी सही है, यानी 3। और हुसगी ये तो सही। हुसगी, अच्छा रुकिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मामला, शायद 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई है। देखो यहाँ पर क्या है, भीमबेटका तो है 100%, ये तो सही है। पुरापाषाण काल वाला ये मामला इसका बन रहा है 19 नंबर में। और इमाम गांव ये नहीं है। ठीक है, कुरनूल गुफाएं ये भी है और हुंगसी ये भी है। तो कुल मिला के 1, 3, 4 आपका सही रहेगा। 1, 3, 4 ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आपका सामने है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब इसको पढ़ने की आप लोग इसको पढ़िए। हाँ, तो कथन में दिया गया है दक्षिणी एशिया को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। कारण में क्या है? दक्षिणी एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन सापेक्षिक रूप से विशाल है तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटा हुआ है। ये भी कारण जो आपका है ये भी बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं। कुल मिला के आपका यहाँ पर विकल्प ए जो दिख रहा है वो आपका विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
अगले प्रश्न में लिखा गया है 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन के अग्रणी नेता कौन से थे। तो 21 नंबर में क्या सही होगा, यहाँ पर मंदिर में प्रवेश के जो अग्रणी नेता थे वो भीमराव अंबेडकर थे। विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। यूरोपीय कंपनियां भारत आकर किसके बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं। तो सूती और रेशमी कपड़े जो खरीदती थी वो यूरोपीय कंपनियां, वो ज़्यादातर यहाँ पर जो व्यापार होता था वो चांदी का होता था, सोने का व्यापार अरब के व्यापारी करते थे। ठीक है, तो चांदी यहाँ पर आपका सही रहेगा। 23 नंबर में 1856 में किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया था कि जो हमारे बहादुर शाह जफ़र हैं, दिल्ली के सुल्तान मुगल बादशाह हैं, वह आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो 1956 में आपको बताना है कि गवर्नर जनरल कौन थे। कुल मिला के ये इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1956 मुंह से निकल गया, 1856 में गवर्नर जनरल कौन हैं। तो 1856 में कौन है, कैनिन है। ठीक है, कैनिन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, कैनिन यानी कांटा। तो इन्हीं के समय में आंदोलन भी होगा, 1857 वाला आंदोलन भी होगा। कैनिन मतलब कांटा, कांटा जब रहेगा तो उसको निकालने के लिए आंदोलन किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो। नील की कटाई के बाद वहाँ पर किसकी खेती नहीं की जा सकती है। तो नील की कटाई के बाद जो हमारा जमीन होती है, भूमि होती है, वो इस प्रकार से हो जाती है कि वहाँ पर धान की फसल नहीं की जा सकती है। तो 24 नंबर में धान यानी कि विकल्प डी आपका सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1856 ईस्वी में किस भारतीय रियासत पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसके राजा को बर्खास्त कर दिया और वहाँ पर अपना जो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर ये कहाँ की बात हो रही है, ये हमारे लखनऊ की बात हो रही है, यानी अवध की बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें जो नवाब थे बंगाल वाले वो सिराजुद्दौला थे। उनको धोखा देने वाले सेनापति का क्या नाम है। तो धोखा देने वाले जो सेनापति हैं इनका नाम याद रखिएगा, मीर जाफर हैं। विकल्प भी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। तो हिंदुस्तान का नक्शा जो तैयार कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे रेनेल भाई साहब कर रहे थे। विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। 28 नंबर पर चलते हैं। किसे आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। तो मेरुदंड किसे कहा जाता है भैया, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड जो कहा जाता है वो इस्पात उद्योग को कहा जाता है। विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। यहाँ पर आपका अर्थशास्त्र चालू होगा। देखिए, इतिहास आ गया, बीच में भूगोल भी आ गया, अब आपका इकोनॉमिक चालू हो चुकी है। निर्वाह कृषि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो निर्वाह जो कृषि होती है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका नाम भी बता देते हैं। इसका पहला नाम है गहन निर्वाह, दूसरा नाम है आदिम निर्वाह। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो जो प्राकृतिक गैस होती है वो जैसलमेर में भी पाई जाती है। कृष्णा गोदावरी का जो नदी डेल्टा है वहाँ पर भी पाई जाती है। त्रिपुरा और मुंबई के जो अपतटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पाई जाती है। तो कुल मिला के आपका उपयुक्त सभी जो विकल्प डी है वह सही रहेगा। चलिए, एक कथन निष्कर्ष वाला एक और प्रश्न आ चुका है। इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है 31 नंबर के प्रश्न में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं। पहला जो कथन है, धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। उत्तरी स्वीडन में तांबा, ओंटेरियो जो कि कनाडा में है, लोहा और दक्षिणी अफ्रीका में लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। ये वाला मामला यहाँ पर गलत दिया गया है। और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी औषधि स्तर में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फ्रांस के काकेसस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैंगनीज निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 ये हमारे सही हैं। 1, 3, 4 कहाँ पर मिलेगा हमें, 1, 3, 4 मिलेगा विकल्प सी में। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका सही दिया गया है। इस प्रकार के बड़े बड़े प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कारक कौन कौन से हैं, चलो बताओ। देखो, जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले जिसमें आपको उपयुक्त सभी लिखा हो तो उसी विकल्प पर आप टिक लगाइएगा। लगभग 80% प्रश्नों में उपयुक्त सभी ही हमारा सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शहतूत नामक जो ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा।
तो शहतूत बहुत ही कीमती होता है। ये एक जानवर होता है जिसका नाम है चीरू। चीरू से ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये जो बहुत पर्वतीय इलाके होते हैं जहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है, तो जैसे तिब्बत वाला इलाका है वहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और अब तो सब डुप्लीकेट ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अखबारी कागज़ बनाने, माचिस और पैकिंग के लिए, बॉक्स बनाने के लिए किस प्रकार के घने वनों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है? तो ये सब अगर बनाना हो, अखबारी कागज़, माचिस, पैकिंग के सामान बनाना हो, तो कौन से हम जंगल की लकड़ी लेकर आएंगे जो सबसे अच्छा रहेगा? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प होगा वो टांगा प्रदेश होगा, टांगा वन प्रदेश, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 35 नंबर पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी के अंदर वाले भाग में जो बल उत्पन्न होता है उसका नाम है अंतर्जनित बल। यहाँ पर आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। फटाफट हमें सॉल्व करना है, ज़्यादा डिस्कशन करने का अभी समय नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया बहुत आसान प्रश्न है ये, तो इसको तो गलत होना ही नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो हमारा 32.8 जो वर्ग किलोमीटर, हमारा लाख वर्ग किलोमीटर हमारा भारत का क्षेत्रफल है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। भारत के शोध संस्थान मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप में हैं? तो भैया ये वहाँ है जो हमेशा सफ़ेद रहता है। सफ़ेद रहने का मतलब जहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है। तो कहाँ पर हमेशा बर्फ़ होती है? अंटार्कटिका में। तो मैत्री है और दक्षिणी गंगोत्री है, इनका नाम याद रखिएगा। ये शोध संस्थान हैं, यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक रहते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। अंटार्कटिका, ठीक है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? देखो अपने भारत में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो अभी अगले महीने मनाया जाएगा 25 दिसंबर को। तो वहाँ पर कड़कड़ाके की ठंडी होती है, लेकिन हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसलिए दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ सर्दी होती है। लेकिन जो नीचे वाला भाग है यानी दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ पर दिसंबर के महीने में गर्मी होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा भाग स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया हमारा सही रहेगा। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि हमारे यहाँ पर जब गर्मी पड़ती है तो हमारे नीचे यानी हम हैं उत्तरी गोलार्ध में, और हमारे नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ेगी। जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है तो वहाँ पर गर्मी पड़ती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्षुब्ध ग्रह किन ग्रहों कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो जो क्षुब्ध ग्रह हैं वो मुख्यतः 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है मंगल और बृहस्पति। आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आधे प्रश्न हमारे खत्म हो चुके हैं, आधे बचे हैं, चलिए फटाफट उन्हें भी निपटा लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न भी आपको 2 कथन दिए गए हैं, दोनों को पढ़ना है, फिर बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए पहला कथन, अच्छा 3 कथन है, सॉरी। पहला कथन है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ये भी बिल्कुल सही है, जैसे कि पुच्छल तारा है। सूर्य भी एक तारा है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों सही है। तो कुल मिला के उपयुक्त सभी विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। एशिया के पूरब में क्या है? एशिया महाद्वीप है, उसके पूरब में क्या है? यानी आपको पूरब मतलब आपको ये पता लगाना है कि जो जापान है उसके आसपास में क्या है, कौन सा महासागर, बताओ भैया। कॉमन सेंस का प्रश्न है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसके पूरब में भैया प्रशांत महासागर है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नक्शा जिसे याद होगा वो इस प्रश्न को आराम से कर सकता है। भद्रावती लौह इस्पात उत्पाद केंद्र किस राज्य में है? तो भद्रावती लौह इस्पात उत्पाद जो केंद्र है वो कहाँ पर है? और वो हमारे कर्नाटक राज्य में है। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। पवन ऊर्जा उत्पादन में से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो पवन ऊर्जा से जो संबंधित क्षेत्र है वो लांबा है। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही। रेड डाटा बुक क्या है? तो आसान प्रश्न है, रेड डाटा बुक है। पृथ्वी पर बहुत सारी जनजातियां हैं जो विलुप्त होने वाली हैं या विलुप्त हो चुकी हैं, तो उन्हीं का डाटा यानी कि उन्हीं के बारे में प्रकाशित करने वाली एक किताब है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प होगा वो विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? तो भारत में भूमि उपयोग के जो आंकड़े होते हैं वो भू राजस्व विभाग रखता है। आपको पता है इसकी ज़बरदस्त भर्ती चल रही है। 8,808
8,085 पदों पर उत्तर प्रदेश में इसी भू राजस्व लेखपाल की जबरदस्त यहाँ पर भर्ती चल रही है। ठीक है, सॉरी, भू राजस्व नहीं, सिर्फ राजस्व लेखपाल की भर्ती चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पर है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सबको पता है साइलेंट। अच्छा, यहाँ पर घाट का नाम दे दिया गया है। अगर साइलेंट वैली आपसे पूछा जाए किस राज्य में है, तो साइलेंट वैली हमारे वहाँ केरल में है। लेकिन अगर घाट का पूछा जाए तो ये पश्चिमी घाट पे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। फिर वही प्रश्न, बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है? जो भी आपने पढ़ा उपयुक्त सभी हो रहा है। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका विकल्प सही रहेगा। वायुमंडल में सबसे कम मोटाई वाली परत कौन सी है? तो वायुमंडल में जो सबसे कम मोटाई की परत है वो क्षोभ मंडल है। विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। क्रोड है। क्रोड क्या है? आसान सा प्रश्न है। क्रोड पिछली जो पृथ्वी होती है उसकी निचली सतह का नाम होता है। तो विकल्प बी यहाँ पर आपका सही है। कर्क रेखा कितने अक्षांश पर पाई जाती है? तो कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर पाई जाती है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 53 नंबर पर चलते हैं। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? जैसे जो आपका परिवार होता है उसका मुखिया कौन होता है? जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है। तो अपने सौर मंडल का सबसे बूढ़ा व्यक्ति कौन सा है? तो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है सूर्य। सबसे पहले सूर्य बना, तब उसके बाद ग्रह बने। तो यहाँ पर सूर्य आपका विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कथन इसमें क्या लिखा है 54 नंबर में? चलो, दो कथन है, इसमें आपको बताना है कौन सही कौन गलत। 54 नंबर का ये आपका प्रश्न है। चलिए, पहले में लिखा गया है कथन में कि दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन में लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रखा गया है। तो जो चौथे नंबर पर है उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रखा गया है। ये भी हमारा जो कथन है ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों सही हैं, यानी पहला और दूसरा दोनों सही हैं, यानी कि हमारा विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, चलो, ये थोड़ा खतरनाक प्रश्न था। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर हम लोग पढ़ते नहीं हैं अपने कंपटीशन में। आगे 55 नंबर में क्या दिया गया है? अच्छा, 55 नंबर में सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको आप लोग पढ़िए, ज़्यादा हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोग सरसरी निगाह से इसको पढ़ लीजिए, फिर इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ये चौथे नंबर पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन पूंजीपतियों के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो, अच्छा हाँ, इसमें असत्य कथन के छांटना है। तो यानी कि पहला दूसरा तीसरा सब सही है, यहाँ पर चौथा वाला असत्य है यानी गलत है, और जो गलत है वही हमारा सही है, क्योंकि इसमें हमें असत्य निकालना था। तो इसमें हमारा ये चौथा वाला सही रहेगा। जो गलत है यानी कि जो असत्य है, तो ये वाला चौथा वाला असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें पहले देख लेते हैं। इसमें भी आपको गलत वाला चुनाव करना, जो असत्य है। ठीक है, तो ये कथन इसमें लिखे गए हैं, आप इसका थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हम इसे पढ़ेंगे नहीं, एक बार सरसरी निगाह से इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा आपने देख लिया। तो इनमें से जो आपको गलत है इनमें से आपको कोई भी गलत नहीं लग रहा होगा। इस प्रकार से इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, तीनों आपने पढ़ा, उसमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी सब सही है। आगे सेम ही क्वेश्चन आगे दिखा है, पहले लिख लेते। इसमें भी आपको असत्य ढूंढना है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइए, जो गलत है वो आपको ढूंढना है। तो ये चलिए, आप 57 नंबर के प्रश्न को ध्यान से सारे को पढ़िए। चलो हमें पढ़ लेते हैं। भारत में कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है। ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा, संसद समाज के विभिन्न समूहों द्वारा किसी कानून के निर्माण को लेकर उठ रही मांग के प्रति संवेदनशील होती है। ये भी बिल्कुल सही है। कानून निर्माण के प्रथम चरण में संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक लाया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। विधेयक को कानून बनाने के लिए सिर्फ 2 सदनों की मंजूरी होती है, राष्ट्रपति की नहीं। ये गलत हो गया। तो चौथा वाला हमारा गलत हो गया। चौथा गलत कहाँ पर लिखा गया है? विकल्प सी में लिखा गया है। तो इस प्रकार आपका विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन सही है कौन गलत है ये ढूंढना। देखिए भाई, आप लोग परेशान मत होइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और इसी प्रकार के खतरनाक प्रश्न आपको मिलेंगे। तो हिम्मत तो हारना नहीं। अभी हिम्मत हार जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा।
कथन एक में लिखा है, लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि अपनी हमारी ओर से जनता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके, सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके दौरान राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। तो ये वाला कथन कुछ हद तक गलत है, क्योंकि अगर कोई गलत करता है तो अगले चुनाव में हम उसे हरा भी सकते हैं। तो कुल मिला के कुछ हद तक गलत है, लेकिन इसको हम सही मान सकते हैं क्योंकि आपके प्रश्न में सही ये भी दिया गया है। तो कुल मिला के दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन सही है? नहीं नहीं नहीं, ये वाला यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए, संविधान के द्वारा किसी भी नेता को गलत करने से रोका जा सकता है, तो लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रायः। प्रायः मतलब संविधान ही रोकता है, जो कि गलत है। आपको रोक सुप्रीम कोर्ट भी सकता है, ठीक है, और अगले चुनाव में जनता भी आपको रोक सकती है। तो कुल मिला के ये पूरी तरीके से सही नहीं है। सही तो है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। इस प्रकार आपका कथन पहला ही यहाँ पर सही माना जाएगा, यानी कि आपका पहला वाला विकल्प ये सही रहेगा। 59 नंबर पर चलते हैं। इसमें भी आपके दो कथन, एक कथन और कारण है, इसको पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिखा गया है उस पर चर्चा करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष योजनाएं लागू करती है। बिल्कुल सही है। संविधान में जनजातियों हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं। इस प्रकार आपका पहला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा, और कथन की एक व्याख्या जो करता है वो कारण कर रहा है। इस प्रकार आपका पहला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। डोंगरिया कोड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जो जनजाति है, कौन सी जनजाति? डोंगरिया कोड जनजाति, ये भारत में पाई जाती है। उड़ीसा राज्य के उड़ीसा राज्य में कालाहांडी एक जगह है। ये भारत के सबसे गरीब मतलब गरीब जनसंख्या निवास करती है, ऐसा माना जाता है कालाहांडी में। तो ये उड़ीसा राज्य यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इन सर्वोच्च न्यायालय, इन चार विकल्प, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न आपके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ भैया? दिल्ली में है। इतनी न्यूज़ तो आप पढ़ते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इतिहास का फिर एक इतिहास नहीं, ये आपको प्रश्न है नागरिक शास्त्र का। आपके पास एक प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, 62 नंबर में आपको पढ़ना है, इसमें कौन सा कथन होगा सही ये आपको बताना है। यह ब्रिटिश सरकार को, ये रॉलेट एक्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, यह ब्रिटिश सरकार को सशक्त बनाती है। बिल्कुल सही। इसका भारतीयों को समर्थन किया? बिल्कुल गलत। 10 मार्च 1919 को लागू किया गया, ये भी सही। इसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ये भी सही। और इसी रॉलेट एक्ट के कारण याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो पहला, तीसरा, चौथा ये आपका सही रहेगा। पहला, तीसरा, चौथा कहाँ पर मिलेगा आपको? विकल्प डी में मिलेगा। विकल्प डी इस प्रश्न के लिए सही है। 63 नंबर पर चलते हैं। सूची मिलाना है तो पहले सूची मिलाएंगे, बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो 63 नंबर की आम आदमी पार्टी कब बनी? सॉरी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हमें पता है। सही चयन करिए। अच्छा, 1885 में हुआ था, इसमें क्या दिक्कत है? नेशनल पीपल्स पार्टी 2003 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी 1980। आम आदमी पार्टी कितना? 2012। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा लिखा है, इसमें क्या जोड़ा मिलाना है? 1 2 3 4 कहाँ पर है? 1 2 3 4 बिल्कुल सीधा सीधा तो है, इसमें जोड़ा उड़ा कुछ मिलाना ही नहीं था। ठीक है, 1 2 3 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। विकल्प डी यहाँ पर सही है। चलो आगे बढ़ो। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है? तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति आता है, राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है। कुल मिला के 3 लोग इसमें शामिल होते हैं। तो 3 लोग शामिल होंगे तो कौन सा दिया गया है? उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता है भारतीय संसद में, ठीक ना, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमारा क्या सही रहेगा? 1 2 3। 1 2 3 कहाँ पर भैया? 1 2 3, 1 2 3 आपको पहले ही विकल्प में दिख रहा है, तो पहला विकल्प यहाँ पर सही है। 64 नंबर खत्म। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर पर। आंध्र प्रदेश राज्य जो बना है उससे एक नया राज्य बनाया गया है तेलंगाना। इसका निर्माण कब किया गया है यही आपको बताना है। 65 नंबर के प्रश्न में आपको पता है इसका निर्माण जो हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, यह अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ पर शामिल किया गया है? तो यह जो अधिकार है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर के प्रश्न पर बात करते हैं।
संसदीय शासन पद्धति को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार है, बिल्कुल सही। प्रतिनिधि चयन का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही। जनता के प्रति जवाबदेही, ये भी। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये हमारा गलत है। कुल मिला के 1 2 3 जो कथन है वो हमारा कथन सही लिखा गया है। और 1 2 3 कहाँ पर है? आपके पहले वाले विकल्प में है, तो पहला वाला विकल्प यहाँ पर भैया सही रहेगा। 68 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आसान सा प्रश्न आपके सामने है। स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प डी सही रहेगा। सॉरी। 69 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो बताइए भैया, मौलिक अधिकार में कौन शामिल किया गया है? ठीक है, इसमें क्या है विकल्प? हाँ ठीक, चलो करते हैं। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार की बात यहाँ पर हो रही है। मौलिक अधिकार है। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव निषिद्ध करना, ये भी मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, ये मौलिक अधिकार नहीं है। आर्थिक अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार नहीं है। तो कुल मिला के आपका पहला और दूसरा ही यहाँ पर सही है, और ये कहाँ पर दिया गया है? पहले वाले विकल्प में है, तो पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बाजार का प्रारूप नहीं है? 70 नंबर के प्रश्न में जो बाजार का प्रारूप नहीं है वो उत्पादक और उपभोक्ता है, विकल्प डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। 71 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कथन और कारण दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़िए। 19वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हुआ, जो हमारा 71 नंबर में लिखा गया है, ये तो सही है। कारण कथन में, अब कारण में पढ़ते हैं। सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई, यह दोनों सही हैं। तो कुल मिला के आपका पहला वाला कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये आपका सही रहेगा। इसमें भी कथन कारण दिया गया है 72 नंबर में। कथन पढ़ते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी होती है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि कथन और कारण बिल्कुल सही है, और कथन जो है वो कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, यानी कि पहला विकल्प आपका सही रहेगा। चलो 73 नंबर चलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना, जिसको हम लोग MDM कहते हैं, किस राज्य से प्रारंभ की गई थी? तो ये जो प्रारंभ किया गया था, ये सबसे पहले जो है तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ किया गया था, विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। इसमें 74 नंबर में क्या करना भैया? 74 नंबर में आपको हाँ सत्य, कौन सा कथन सत्य है इस पर बात करनी, इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहले कथन में है, भारत में 80% किसानों के पास खेत उनके जरूरत के हिसाब से बहुत छोटे हैं, तो ये जो है ये गलत है। ठीक है, आगे। कृषि कार्य में संलग्न लोगों के लिए मौसमी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या, ये तो सही है। मौसमी बेरोजगारी भी होती है, ये भी सही है। सत्य नहीं है, सॉरी, तो वही तो हम कहें, असत्य कहाँ से? सत्य नहीं है, नहीं, जो गलत है वो उसका आपको चुनाव करना है। ठीक है, तो देखिए, भारत में पहला है, भारत में 80% किसानों के पास खेत उनके जरूरत के हिसाब से बहुत छोटे हैं, ये सही है। कृषि कार्य में जो व्यक्ति लगे होते हैं वो मौसमी बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। खेती करने वाले परिवारों में प्रचंड बेरोजगारी सर्वाधिक है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा जो कथन है उसमें लिखा गया है कि भारतीय कृषि प्रकृति पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है, ये हमारा गलत है। प्रकृति पर हम लोग निर्भर करते हैं, पानी बरसता है तो धान की खेती होती है, ठीक है, और जब सर्दी पड़ती है तो गेहूं की खेती होती है, तो प्रकृति पर हम लोग निर्भर हैं, यानी कि हमारा विकल्प डी असत्य है, यही असत्य का हमें चुनाव करना था। ठीक, चलो। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चले संघर्षों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यानी असत्य है? तो चलिए फटाफट इसको आप पढ़ लीजिए, हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़िए और बताइए कौन सा विकल्प जो कौन सा कथन है ABCD में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर डी नंबर में आप देख रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका 2007 में लोकतांत्रिक देश बना, ये आपका गलत है। बाकी के ऊपर ABC तीनों आपके सही हैं। चलो 76 नंबर में भी कथन और कारण वाला आपको दिया गया है। तो 76 नंबर में पहला कथन में लिखा गया है, नगर निगम एक शहरी स्थानीय निकाय है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। कथन में कारण लिखा गया है,
74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ये हमारा सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अरे हाँ, एक मिनट, ये हमारा जो कारण है ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नगर जो निगम है वो स्थानीय निकाय तो है, लेकिन उसकी व्याख्या कारण नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कारण हमारा सही है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प होगा वो विकल्प बी सही होगा। कथन और आर, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो पहले वाले कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लाइन लिखी गई है इससे हमारा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, जो ऊपर वाला कथन दिया गया है उससे। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ग्राम सभा के बारे में आपको 4 शब्द लिखे गए हैं, इनमें से सही विकल्प सही कौन सा है, ये है, इसका हमें चुनाव करना है। तो वह 18 वर्ष से उससे अधिक उम्र के सदस्यों से बनती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरे, सदस्यों का नाम ग्राम की मतदाता सूची में दर्ज हो, यह भी बिल्कुल सही है। एक पंचायत में एक या अधिक गांव हो सकते हैं, एक पंचायत में एक से अधिक गांव हो सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए अर्हता केवल 18 वर्ष की उम्र सीमा है, तो ये वाला गलत है। तो कुल मिला के 1, 2, 3 आपका सही है, 1, 2, 3 आपको मिलेगा पहले वाले विकल्प में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया? अच्छा प्रश्न है ये। जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया है ये 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। ठीक है, तो ये विकल्प सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। जो पहला होता है सामाजिक, दूसरा होता है आर्थिक, तीसरा होता है राजनैतिक। तो 3 प्रकार के जो है न्याय का उल्लेख किया गया है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, ये भी कथन और कारण का प्रश्न है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कथन में लिखा गया है भारत विविधताओं का देश है, अच्छी बात है। कारण में लिखा गया है भारत में विभिन्न भाषाएं, खान पान, रीति रिवाज और सांस्कृतिक विविधता है। तो कथन भी सही है और कारण में जो लिखा गया है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार से आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 80 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इन 80 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों मित्रों में भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। देखिए भैया, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास समय कम है, लेकिन सबके पास समय कम है, तो जितना भी पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़ने की कोशिश करिए। पूरा सिलेबस आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे, फिर से बता दें, पूरा सिलेबस आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ के जाइए। और सभी लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा, इसलिए आप अपनी अभी हिम्मत बिल्कुल भी मत हारिए। आपको पेपर देना है, ज़बरदस्त पेपर दीजिए और इसकी तैयारी करिए और रोज़ हमारे साथ जुड़कर इस प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।